और ये मान के चलिएगा कि जितने भी एग्जाम्स आप देंगे उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस टाइप के टॉपिक से उठे, या फिर पहला अगर टॉपिक देखें स्टार्टिंग का तो वो होता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी जनसंख्या के हम स्वामी हैं और क्षेत्रफल में 7वां ये देश है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा ये मान लीजिए पॉपुलेशन में सेकंड हम लोग हैं चाइना के बाद। उतने बड़े सिस्टम को रन करने का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की सरकार पर, और वो सरकार इसीलिए कामयाब हो पाती है, ये सिस्टम इसीलिए रन कर पाते हैं क्योंकि उन सबके सामने एक लिखित में आइडियल रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब कब क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, क्या कुछ ऐसे खासे काम किए जिसके कारण वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वामी भारत में मैं और आप इतनी बड़ी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं और बहुत अच्छे सलीके से तरीके से इतना बड़ा सिस्टम। आप इमेजिन कीजिए 10 लोगों के परिवार को चलाना भी कितना मुश्किल है, 10 लोगों को इकट्ठे बांध के रखना भी कितना मुश्किल है। और इस सिस्टम, इस संविधान को कहीं ना कहीं हमें नमन करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस संविधान को लिखा, जो आज तक इस देश को एक बढ़िया तरीके से सलीके से चलाने में सक्षम है। राजनीति अगर ढंग से देखें, अगर बात करें कि देश को अच्छे ढंग से चलाने की, तो राजनीति को फॉलो करना चाहिए संविधान में लिखित बातों को। कभी कभी गड़बड़ियां होती हैं जिनके चलते कुछ गड़बड़ियां देखी जाती हैं, पर बाकी देखें तो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ चलाने के लिए संविधान एक बेसिक नीड है किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान सभा में मैंने कुछ आंकड़े आप देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं, मैं इन सबको बहुत तरीके से, बहुत सलीके से एक्सप्लेन करूंगी। आप सुन लीजिएगा, सुन के 2-4 बार में ही ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे तो आपको चीजें लगभग याद मिलेंगी। देखिए, जब इंडिया से अंग्रेज जाने वाले थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ 1945 में, अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब इंडिया पे लंबे टाइम तक हम राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ क्रांति करके ऐसा उनको मजबूर किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, चाहे वो अमेरिका था, ब्रिटेन था, रशिया, फ्रांस या कोई भी कंट्री थी, उसकी ताकत इतनी नहीं रह गई थी कि वो इंडिया या आसपास की कंट्रीज पर जो उन लोगों की कमांड बनी हुई थी, उनका एक राज चल रहा था, इसको लॉन्ग रन तक चला पाते। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया अपने फायदे के लिए, अपने भविष्य को देखते हुए, कि कल को जब इंडिया क्रांति करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले तो कंपनी थी, बाद में महारानी ब्रिटेन के अंडर आ गया था हमारा राजकाज, क्राउन का शासन था, वो समझ गए थे कि अब इंडियंस को लंबे टाइम तक अपने अंडर रखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिया की आजादी का रास्ता काफी हद तक साफ नजर आने लगा। अंग्रेज यहाँ से जाने से पहले एक मिशन यहाँ पर भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन ने हमें रिकमेंड किया कि इंडिया के लिए एक इंडियंस को मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना लेनी चाहिए, एक संविधान सभा का गठन कर लेना चाहिए। और उनकी उस बात को मानते हुए हमने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया, एक संविधान सभा का गठन किया। अब देखिए आंकड़ों पे आते हैं। जब संविधान सभा चुनी गई तो इसमें उस टाइम पर आज़ादी के लगभग इर्द गिर्द में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, 40 करोड़, जो आज हम कहते हैं ना 125 करोड़ की बात करते हैं। आज़ादी के हेरफेर में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और उस टाइम डिसाइड किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट बनेगी, लगभग 10 लाख पर एक सीट। तो उस कायदे से देखें तो 400 के इर्द गिर्द का आंकड़ा था, 389, ये एग्जैक्ट वो सीटों का नंबर है जिसके लिए संविधान सभा जो है जानी जाती है, 389। ये 389 कैसे बनी और कैसे कैसे इसकी सीटें बटी हुई हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आंकड़े समझना आसान रहेगा। देखिए, अंग्रेज जब इंडिया को छोड़ के जा रहे थे ना, तो हमारे इंडिया के 2 हिस्से थे। इंडिया के अंदर ही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया के अंदर 2 तरह की व्यवस्था चल रही थी। एक था अंग्रेज भारत, या जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। इसको ब्रिटिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर था, महारानी ब्रिटेन या क्राउन के शासन के अधीन था। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा भी था जो महारानी ब्रिटेन के डायरेक्ट अंडर नहीं था, लेकिन वो महारानी ब्रिटेन को ही अपना हेड मानते थे और टैक्सेस पे किया करते थे। ऐसी रियासतों को आप सब लोगों ने सुना होगा, देसी रियासतें कहलाती थी। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो 2 तरह का भारत दिख रहा है। एक वो जिस पर सीधे राज कर रही है महारानी ब्रिटेन, और एक वो भारत जिस पर डायरेक्ट महारानी ब्रिटेन नहीं राज कर रही, वो देसी रियासतें हैं वो भी महारानी के ही अंडर। तो उनके जाने से पहले जब ये संविधान सभा बन रही थी, तो इसमें एक तो अंग्रेज भारत वाले रिप्रेजेंटेटिव आने थे, हैं हमारे इंडियंस, और एक देसी रियासतों वाले। तो जो मैंने यहाँ डाटा लिखा है ना, देखिए
292 प्लस 4 और 93 मेंशन किया। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 292 और 93, दो ही तो आगे लगाना है, 92 और 93। 292 वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जो ब्रिटिश भारत से हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर बनेंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रिटिश भारत बड़ा रहा था बजाय देशी रियासतों के, पर कम वो भी नहीं है। 93 मेंबर्स का चुनाव हुआ। ये जो 93 है ना, अच्छा, इनका चुनाव नहीं करना पड़ा, इनका मनोनयन हो गया एक तरह से। भाई देशी रियासतों ने जिसको चाहा उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया। 10 लाख की जनसंख्या पे एक ही तो भेजना था। जबकि ये जो मेंबर हैं जो ब्रिटिश भारत के हैं, इनका निर्वाचन हुआ था। तो दो तरह के मेंबर्स आए, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। अगर एग्जाम में आता है संविधान सभा कैसे निर्मित हुई, कि केवल निर्वाचित, केवल मनोनीत या निर्वाचित और मनोनीत, तो आपको टिक करके आना है कि संविधान सभा के मेंबर्स दोनों तरह के हैं। ब्रिटिश भारत में चुन के आए थे और देशी रियासतों ने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से भेज दिए थे। ये 292 के पास मैंने प्लस 4 भी लिखा था। क्यों लिखा था ये जान लीजिए। जैसे आज हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। या आप मॉडर्न अगर मैं किताबों की बात करूं तो मेंशन करते हैं 29 स्टेट्स प्लस 6 यूटी प्लस 1 एनसीआर। वो कभी बाद में बात करेंगे कि प्लस एनसीआर क्यों किया गया है। आज मुद्दे की बात है इसके बारे में बात करना। जैसे आज की डेट में यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। दोबारा सुन लीजिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे आज यूटी है 7, ऐसे तब 4 थे। एग्जाम में आ सकता है ये 4 कौन से हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप एक फॉर्मूला सुन लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ ये है ABCD। सभी लोगों को ABCD आता ही है। ABCD 4 जगहों के नाम हैं। जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है ना, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसे ही इस टाइम के 4 क्षेत्र थे ABCD। ABCD का मतलब है, A का मतलब है यहाँ पर BCD, चारों का कुछ ना कुछ मतलब है। A का मतलब है अजमेर, अजमेर जो आज राजस्थान में इंपॉर्टेंट शहर है ना, वही है ये A, अजमेर। B का मतलब है आज के पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंडिया का झारखंड, बिहार का इलाका है, उड़ीसा का, जहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान। वहाँ भी वो बहुत रिच है मिनरल्स में। तो उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, अभी आज़ादी तो मिली नहीं ना, उससे पुरानी बात कर रही हूँ। तो A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C का मतलब है कुर्ग, कुर्ग आज के कर्नाटक में है कुर्ग, और D का मतलब है दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र उस टाइम पर, A मतलब अजमेर, B मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, C मतलब कर्नाटक का कुर्ग और D मतलब दिल्ली। ये 4 मेंबर आए हैं कमिश्नरी के। 292 मेंबर आए हैं अंग्रेज भारत, ब्रिटिश भारत के, और 93 मेंबर मनोनयन के द्वारा बिना इलेक्शन के मन मर्जी से भेजे हैं देशी रियासतों ने। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को ये बात क्लियर नहीं होती, वो इसमें रट्टे मारते रहते हैं। 292 93 प्लस 4 कुछ नहीं है। 292 अंग्रेज भारत, 4 उस टाइम की यूटी की तरह